अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। अब 42 दिन बाकी हैं। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनकाद होना है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स मौजूद थे। चमगोइयाँ आपको पता है कि चलती रहती हैं। पाकिस्तान कोई डल प्लेस नहीं है। हर वक्त कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आती रहती है। और एक बहुत ही अहम मामला जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ख़ास तौर पर 8 फरवरी के इंतखाबात जिस सियासी माहौल में होने जा रहे हैं, जितने टेम्परेचर्स हाई हैं, उसकी वजह से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मसला हो सकता है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात, ख़ास तौर पर जो मगरबी सरहद है वहाँ से जिस किस्म के खदशात मौजूद हैं, ऐसी सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकम्मल तौर पर इलेक्शंस के लिए अवेलेबल होना, उस पर एक सवालिया निशान मौजूद था। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आया है उसने बहुत सारे सवालात को पुट टू रेस्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसके एलामिये में वाज़े तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन ताउन करेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ आम इंतखाबात के इनकाद के लिए, जिससे आप ये बात समझ सकते हैं कि अब कम अज़ कम ये मामला अमन आमा का जो हसास पोलिंग स्टेशंस हैं, इंतहाई हसास हैं जो एरियाज़ हैं, उसके लिए फोर्सेस अवेलेबल होंगी। 8 फरवरी के इंतखाबात में कम अज़ कम ये सवाल नहीं उठाया जा सकता कि 8 फरवरी को इंतखाबात इस बुनियाद पर शायद ना हों कि पाकिस्तान में अमन आमा की सूरत हाल वो ख़राब है और उसके लिए फोर्सेस अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई आज। एक निस्बतन बहुत सारे लोगों के लिए एक मायूस कुन इमेजेस होंगे जब उन्होंने देखा होगा कि पाकिस्तान के 2 मरतबा रहने वाले फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, किसी का उनके साथ कोई भी सियासी इख्तलाफ हो सकता है, शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। और जो शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पर गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि इस निज़ाम के करता धरता ताकतवर तरीन शख्स ने उन्हें ये खुद बताया कि शाह महमूद कुरैशी बकौल उनके वो मुलव्वस नहीं है 9 मई के वाक़यात में। और फिर इस केस में उनकी गिरफ़्तारी, उसके हवाले से उन्होंने जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ उस पर बड़ा शिकवा शिकायत किया। अब कौन है ये ताकतवर तरीन शख्स जो शाह महमूद कुरैशी को ये बता सकता है? ऐसी क्योंकि कोई मीटिंग रिपोर्टेड नहीं है कि कोई मुलाकात शाह महमूद कुरैशी की किसी ताकतवर तरीन शख्सियत से 9 मई के बाद हुई हो, तो आखिर जाहिर है कि फिर ये सवालात उठते हैं कि कुछ ना कुछ एक चैनल, एक लेज़ॉन, एक बातचीत, एक राब्ता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने और ना छोड़ने वाले लीडर्स के साथ भी ताकतवर तरीन लोगों का है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका बज़ाहिर जो असल जुर्म नज़र आता है, क्योंकि इस जो साइफ़र केस है उसमें असद उमर साहब, आपको याद होगा कि वो भी आगाज़ में इस मुकदमे में नामज़द थे। वो पाबंद सलासल नहीं हैं। शाह महमूद कुरैशी साइफ़र मुकदमे में गिरफ़्तार हुए, फिर 3 MP, और उसके बाद हमने देखा कि उनको 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार कर लिया गया। तो अगर आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, बज़ाहिर यही नज़र आता है, या आप अपना सियासी किबला चेंज कर लें, उसका तयन कर लेंगे, एक डिफरेंट सियासी किबला होगा, अब आपकी सियासत किसी और जमात के इर्द गिर्द घूमेगी, तो फिर शायद आपके लिए ये केसेस मैटर नहीं करते। बड़े इंपॉर्टेंट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात जो हैं वो मौजूदा सिनारियों में पैदा हो गए। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं उनका जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ साइफ़र केस का ट्रायल रोक दिया है 11 जनवरी तक। और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा जो पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल है, इसके हवाले से। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने आज शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ़्तारी की मज़म्मत की है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि चौथी मरतबा किसी को मुसल्लत किया जाए। उनका इशारा यकीनन नवाज शरीफ साहब की तरफ है। ये तमाम मामलात हैं, इनके ऊपर आज गुफ्तगू होगी। आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद मी टुडे। मुझे उसमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोखर साहब। इसके अलावा मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तारिक अजीज़ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून जनाब अहमद अवैस साहब हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ जो है वो गुफ्तगू का हम करेंगे हाफिज़ एहसान खोखर साहब से। खोखर साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो कराची में मौजूद था और मेरी अहलिया आगा खान हस्पताल में थी। ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं, कैमरा से बुलवा लें। और मैंने तो पुरअमन बात की थी कि पुरअमन एहतजाज हो, किसी की दहलीज़ पार नहीं करनी। तो कुरैशी साहब ने ये भी कहा कि
निज़ाम के करता धरता ताकतवर तरीन शख्स ने कहा आप 9 मई में मुलव्वस नहीं हैं। ये कौन हो सकता है करता धरता, और क्या शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो केस है आपको लगता है कि इसमें जान है, क्योंकि वो वाकई कराची में मौजूद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले ज़रा एक चीज़ पे और पे आऊँगा, चूँकि आज आप जिस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पे आपने मीटिंग की है, उसके साथ साथ हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी ऑर्डर्स का जिक्र करना चाहिए कि किस तरह हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के मुतालिक किस तरह वो राय रखता है या किस तरह उन्होंने असर्ट किया है। तो वो चाहे उनका 3 अक्टूबर का ऑर्डर हो, चाहे उसके बाद 15 दिसंबर 2023 का ऑर्डर हो, और चाहे उसके बाद 18 नवंबर जब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इश्यूज से डिलिमिटेशंस का तो फिर एक ऑर्डर उन्होंने किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के अंदर या पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कोई अब शाइबा नहीं रहना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे, और जिस तरह की कमिटमेंट्स या जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसके मुताबिक हमें एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए, और वो पॉलिटिकल प्रोसेस ऐसा हो कि जिसके अंदर सबको एक जैसा जो है वो फ्री फेयर उसके अंदर मौका मिले, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, ताकि इस मुल्क के अंदर एक क्रेडिबल इलेक्शन के बाद हम 2024 में एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जाएं जिसके अंदर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ या पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो डिबेट की हद तक रहें, उसको ना हम सड़कों चौराहों पे लेके आए। तो इसने हमें बहुत सा डैमेज कर दिया है पिछले 10-12 साल की पॉलिटिक्स के अंदर। हाफिज़ साहब, दैट्स कम्प्लीटली अ फुल सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैंने बात करनी है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इलेक्शंस का जो इनकाद होने जा रहा है वो क्या किस तरीके से हो पाएगा, और क्या उसके ऊपर कोई ट्रस्ट करेगा। जो ख़ास तौर पर इश्यूज़ आ रहे हैं स्क्रूटनी के दौरान और उससे पहले जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के दौरान देखा कि बहुत सारे लोगों की शिकायत के उनके पेपर स्नैच किए गए, और फिर अब तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदगान को उठाए जाने का या उनके खिलाफ मुकदमात का, ये इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। ये जो 9 मई के हवाले से मैं ये कह रहा था कि कुरैशी साहब का, आपको लगता है कि कुरैशी साहब के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उनके मुलव्वस होने का? बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या हमारे जो पॉलिटिकल फॉलोइंग इस तरह की है, उनको किसी ऐसे काम के अंदर नहीं जाना चाहिए जिससे वायलेशंस हो या किस तरह जो है क्राइम को उसको कमिट किया जाए। ये एक हकीकत है। दूसरी उसकी तरफ जो आप जिस तरफ इशारा किया है कि अगर कोई शख्स जो है वो मौके पे मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर 9 मई का इंसिडेंट है और ऐसी कोई एविडेंस भी नहीं है, और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि आप ये देखें कि 9 मई वाला जो इंसिडेंट हुआ है आज तकरीबन उसको जो है वो आप 2 दिसंबर 2023 के अंदर आ गए हैं, तो काफ़ी अरसा हो गया है। अगर इस तरह की कनेक्टिव या कोरैबोरेटिव एविडेंस इस चीज़ की होती तो उसका रिकॉर्ड पे पहले आ जाना चाहिए था। अब अगर कोई चीज़ है या नहीं है, अगर उसको साइड लाइन पे करें तो जो टाइमिंग है उस चीज़ें जो है वो काफ़ी डाउट क्रिएट करती हैं कि एक ऐसा शख्स जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर ज़मानत मिलती है, उसके बाद 3 MPO के अंदर जो है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद जो एक चीज़ जो है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया 9 मई वाला, तो मैं ये समझता हूँ इस चीज़ के अंदर जितने भी वो लोग इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें अपनी जो सारी चीज़ें कर रहे हैं उसको देखना चाहिए कि क्या इस चीज़ से सोसाइटी के अंदर या मुल्क के अंदर ये ऑप्टिक्स हैं वो किस तरह इस मुल्क के अंदर जा रहे हैं। और दूसरा जो प्रोसिक्यूशन इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है कि क्या प्रोसिक्यूशन जो है उससे हमारे मुल्क की जो क्रेडिबिलिटी है वो आगे जा रही है या पीछे जा रही है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, और ये इसकी बुनियादी वजह भी मैं आपको बताऊँ वो ये है कि जिस तरह आज उन्होंने बात की है, पाकिस्तान का तो निज़ाम है ही सारा आउटडेटेड निज़ाम है। पाकिस्तान का तो आज भी निज़ाम जो है वो 1860 का पुलिस एक्ट है, 1898 का हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। पाकिस्तान बनने के बाद हमें अपनी ना पुलिस को बेहतर किया, ना प्रोसिक्यूशन को बेहतर किया, ना अपने एविडेंस को बेहतर किया। अगर हम एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट सोसाइटी के अंदर रह रहे हो तो हम सबसे पहले अपनी पुलिस तो ठीक करें ना, ताकि वो आज किसी और को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कल कोई और ना इस्तेमाल इसके अंदर हो जाए। तो ये सारे एक फैक्टर्स हैं, और उन बुनियादी फैक्टर्स के अंदर भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस का या पॉलिटिशियंस का रोल है कि इन्होंने इस मुल्क के अंदर किसी भी इदारे के अंदर इंस्टीट्यूशन बिल्ड नहीं की कि अगर वो पावर से हटे तो अपने आप को न्यूट्रल इस्तेमाल करें। हाफिज़ साहब, आई कम बैक टू यू। अहमद अवैस साहब, बताइएगा, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई जब शुएब शाहीन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये कहा कि एक तवील मुलाकातों की इजाज़त दी जाए खान साहब के साथ, और कागजात जेल के अंदर ले जाने की, बाहर लाने की इजाज़त दी जाए। और उसमें उन्होंने कहा कि 700 नशिस्तें हैं जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देने जा रही है, कैंडिडेट्स खड़े करने जा रही है। नाउ दैट्स अ बिग फिगर। 859 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जहां पर डायरेक्टली इलेक्शन होना है, और उसमें से 700 पर आप नशिस्तें दे रहे हैं। तो इतना तो कोई सियासी जमात नहीं कर रही।
तो हमने ये देखा कि जो कागजात नामजदगी हैं वो छीने जा रहे थे, तो उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फिर जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है उसमें आपके लोग उठाए जा रहे हैं। आपके लोग इतने क्लियर हो गए हैं, अच्छे कैंडिडेट्स, तगड़े कैंडिडेट्स, के आप 700 नशिस्तों पर कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट आपने देखा जब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले में कितने ज्यादा यहाँ पे इन्होंने जमा कराए हैं, और एक एक हल्के के अंदर 4-4, 5-5 कवरिंग कैंडिडेट्स हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट। और सेकेंडली इससे ये भी मुतरश्शे है ये बात कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बस गई है, और उनके दिल और पार्टी के दिल जो है इकट्ठे धड़क रहे हैं। और वो किसी प्रेशर में आके ये तो किया कि उन्होंने प्रेशर बिल्टअप किया एक आर्टिफिशियल 9 मई का वाक़या बना के, और उसके ऊपर एक हरासमेंट, एक खौफ जो है वो क्रिएट किया, और उस खौफ की बुनियाद के ऊपर फिर जो बेतहाशा लीडरशिप जो है उसको उठा दिया गया। उनको कैद वम की सोबत सहनी पड़ी। ना सिर्फ ये कि सहनी पड़ी बल्कि बड़ी अखलाकी लिहाज के साथ भी और मॉरली भी उनसे इतना बदअखलाकी की गई, एक गलत सलूक किया गया, और उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी लॉयल्टी को तब्दील करें। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा कि कोई लॉयल्टी की तब्दील कराने की स्टेटमेंट उनकी ली गई और उनको छोड़ दिया गया। इससे ये तमाम बातों से जो कौम है वो और और वोटर जो है वो। अहमद अवैस साहब, आपकी आवाज जी, प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ कि आप देखने वाली बात सबसे ज्यादा ये है कि पाकिस्तान की पीपल्स तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसके साथ लोगों का जो इस तरह जालिहानापन है, अब वो खौफ खत्म होता जा रहा है, और खौफ के साथ साथ वो नफरत जो दबी हुई थी वो सामने आती जा रही है। आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी के साथ जो वाक़या हुआ है, किसी महज़ब दुनिया में, किसी महज़ब मुल्क में, किसी महज़ब सोसाइटी में कभी सोचा जा सकता है? ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता। और इसके ये एक वाक़या जो है इसने और मुतनफ़िर कर दिया। आपको लगता है ये सवाल ज़रा मेरा सवाल सुन लीजिए कि एक राय थी अमूमी, बहुत सारे लोग ये समझते थे कि जो इंतखाबात हैं उसका वक्त जैसे जैसे करीब आएगा कहीं ना कहीं कोई एफर्ट होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, कोई बातचीत हो जाए, रूल्स ऑफ द गेम तय हो जाएं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद गिरफ्तारी, ये एक जेन्युइन रीज़न बेस्ड इंक्वायरी है जिसकी रीजनिंग मौजूद है, जिसकी लॉजिक मौजूद है, या फिर ये मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि आपके लिए इंतखाबात इसी तरीके से होंगे? बिल्कुल ये मैसेज है। उसकी वजह यह है कि वो हर तरीका जो है ना, हर किस्म के उन्होंने सर्वे करवाए हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज में करवाए हैं, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ तरीकों से हुए हैं, और हर सर्वे में हेड एंड शोल्डर अबव है पॉपुलैरिटी के लिहाज से तहरीक इंसाफ। और वो किसी सूरत भी इमरान खान के नर्व्स को ब्रेक नहीं कर सके। वो उसी तरह कायम है, खड़े हैं अपनी जगह के ऊपर। और एक झूठा जो वाक़या बनाया था 9 मई का, एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, वो प्लान भी खुल के सामने आ गया है। किसी पाकिस्तान के आप देखिए कि मोर और लेस पाकिस्तान की पॉपुलेशन ने, अवाम ने उसको रिजेक्ट किया है। सही, ये सब झूठा प्लान है। सही। अहमद अवैस साहब, मैं आपके पास आता हूँ। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आज स्टेटमेंट दिया बिलावल भुट्टो साहब ने। एक तो बड़ा यानी कि आपका हमें अंदाज़ा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का माजी पीपल्स पार्टी से रहा, फिर पार्लियामेंट में हमने देखा कि बहुत सारे मौके ऐसे आए कि डायरेक्ट बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से वो तनकीद करते रहे, और आज अगर 67 साल शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए जिनके साथ मुल्तान में आपकी पार्टी का टक्कर भी होनी है, सियासी टक्कर, आप लोगों ने उसकी मजम्मत भी की है। साथ ही जो बिलावल ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि चौथी मरतबा किसी को हम पर मुसल्लत किया जाए, इसका मतलब ये है कि वो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। कल मेरे शो में और दीगर बहुत सारे शोज़ में जो नून लीग के रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारी अगली हुकूमत में वजीर होंगे। इज़ दैट गोइंग टू हैपन? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात ये है कि जो चेयरमैन साहब ने आज स्टेटमेंट दी है शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा
जमहूरी तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहती है और किसी के खिलाफ भी अगर आइन से मावरा और गैर जमहूरी और गैर अखलाकी हथकंडा इस्तेमाल किया जाए तो पीपल्स पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती है, इसके बावजूद कि उसने हमारे से क्या सलूक किया हो। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया तो मोहतरमा ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और उन्हें बल्कि मुश्किलात से निकाला भी। इसी तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को मियां साहब ने जेल में रखा, लेकिन उन्होंने उन्हें जब वो जेल में गए तो उनके साथ जो उसने सलूक किया वो आप लोगों के सामने है। उसके बाद इसी तरह जब मियां साहब जेल में गए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनकी अयादत के लिए भी गए। अब शाह महमूद कुरैशी साहब इसके बावजूद कि वो कभी लीडर मानते रहे हैं पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत को, वहीं से उन्हें पहली दफ़ा वज़ारत ख़ारजा जैसी बड़ी पोस्ट भी मिली, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ी ज़ुबान भी ऐसी इस्तेमाल की पार्लियामान के अंदर। लेकिन उसके बावजूद आज अगर एक उनके खिलाफ कोई ऐसी हरकत की गई इंतज़ामिया की तरफ से तो उसकी मजम्मत की गई, जिससे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कमिटमेंट है ह्यूमन राइट्स के बारे में और जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसका इजहार भी है। दूसरी बात, हम अगर ये कह रहे हैं कि मुसल्लत ना किया जाए, इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा, हमने ये जो प्रोजेक्ट्स देखे हैं और अब सारी हम लोगों को ये प्रोजेक्ट देखते हुए उसके अंदर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बने हैं और कभी कोई लाडला कभी कोई लाडला बना के सामने लाया जाता रहा है। तो हम ये कहते हैं कि अब ये लाडले बनाने का सिलसिला खत्म हो। वैसे भी मियां साहब के बारे में ये नून लीग की दोगली पॉलिसी, एक तरफ अदालतों में वो कहते हैं कि मियां साहब बीमार है, बूढ़े आदमी हैं, और दूसरी तरफ वो जलसों में कहते हैं कि वो क़यादत करेंगे बड़ी जुर्रतमंदी के साथ। वैसे भी मेरे ख्याल से अच्छे जमहूरी मुल्कों ने तो ये असूल तय कर लिया है कि 2 दफा से ज्यादा कोई नहीं आएगा। अब ये बार बार एक ही रेपिटेशन, मियां साहब कोई 3 दफा वजीर आला रह चुके हैं, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। अब कौन सा ऐसा काम है कि इतने टाइम में तो उनसे नहीं हुआ, अब आके उन्होंने कर लेना है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अब ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की 15 साल से सिंध में हुकूमत है और हम कोई भुट्टो खानदान का फर्द वहां पे वजीर आला नहीं बना, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि बड़ा भाई वजीर आजम हो, छोटा भाई वजीर आला हो। नहीं, लेकिन नून लीग का ये कहना कि ये जो हमारे पे तनकीद कर रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि हम लाडले हैं, तो यही हमारी हुकूमत में वजीर होंगे और ये हमें वोट देंगे वजीर आजम का। इज दैट गोइंग टू हैपन? चलें, खुशफहमियां तो अब ये क्या मुस्तकबिल में होगा, हमने तो कोई तोताफाल नहीं रखी है। हो सकता है ये हमारे वजीर हो, अब ये तो वक्त बताएगा ना। ये तो जब जिसे अवाम मैंडेट देगी और जिसकी सरबराही में हुकूमत बनेगी, बाकियों को बैठना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी दावे नहीं करती है। पीपल्स पार्टी अवाम के दावे की कोई वजह हो सकती है क्योंकि वो ड्राइंग रूम की सियासत कर रहे हैं और जोड़ तोड़ की कर रहे हैं। हम लोग तो अवाम की सियासत कर रहे हैं। हम तो मुसलसल, इन्होंने वो मियां साहब ने 21 अक्टूबर को जलसा किया, सजा सजाया, उन्हें मिला, उसके बाद मियां साहब रूपोश है, नजर नहीं आए, अवाम के दरमियान आए नहीं, कोई अवामी एक्टिविटी नहीं की मियां साहब ने। ये 2.5 महीने हो रहे हैं। ये वो सवाल है, बिल्कुल ये वो सवाल है जिस पर जो हर एक के जहन में खटक रहा है। मुझे जरा एक बात पूरी कर। जी प्लीज। लाहौर के उस जलसे के जवाब में इन्होंने हमेशा हमें कहा कि सिंध हुकूमत अच्छी नहीं जा रही, सिंध के हालात बड़े बुरे हैं। थर का इन्होंने तमाशा बनाया हुआ था। हमने थर में उस लाहौर से बड़ा जलसा करके दिखाया और थर की तरक्की दिखा के और लोगों का इत्मीनान दिखा के वहां से हमने बताया कि थर के लोग सिंध हुकूमत पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं और इनसे बड़ा जलसा दिखाया। और उसके बाद मुसलसल हमारी क़यादत मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर। कल मोहतरमा की शहादत के ऊपर लाखों लोगों की वहां पे मौजूदगी और तजदीद है, जिस चीज का सबूत है कि पीपल्स पार्टी अवाम को ताकत का सरचश्मा समझती है। तो इसलिए तो हम अवाम ने भी फैसला करना है अपने वोट के जरिए। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद के लाखों लोग हमारे जलसों में आ रहे हैं। ये किस बात पे प्रेडिक्शन है इनकी कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए और किसकी यकीन दहानी पे ये कह रहे हैं कि हम 4थी दफा बनेंगे और फलाह हमारे वजीर होंगे। इसका मतलब है इनका एतमाद तो अवाम के ऊपर नहीं है। सही। बैरिस्टर साहब, आई विल कम बैक टू यू। पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो आपसे पूछने हैं। मैं ब्रेक लूंगा, बाद आके तारिक अजीज साहब से पूछेंगे क्योंकि नून लीग को वो बड़े अरसे से कवर करते हैं और बड़े ज़बरदस्त जो है वो इनके सोर्सेज भी हैं नून लीग में। क्या चल रहा है इस वक्त नून लीग में, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारिक अजीज साहब, अभी बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने जो पॉइंट आउट किया है, ये वो सवाल है जो तकरीबन बहुत सारे लोगों के जहनों में अब मौजूद है और ये बार बार अब किया जा रहा है कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब पाकिस्तान आए, 42 दिन रह गए इलेक्शंस में, और मियाँ साहब जो है ना वो अवामी को रब्ता कर रहे हैं, ना जलसा कर रहे हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं। वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, जोड़ तोड़ लगा हुआ है, चल रहा है, मुख्तलिफ सियासी लीडर से रब्ते कर रहे हैं और सिर्फ़ और सिर्फ वो एक पार्लिमानी बोर्ड से ख़िताब करते हैं। 10 से 12 मिनट का उनका एक लगा बंधा वही सेम जो ख़िताब है वो मीडिया को जारी कर दिया जाता है। मियाँ साहब को यकीन है वो कि उनका पीर तगड़ा है, उनको आवाम के पास जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 करोड़ 16 लाख वोटर ऐड हुआ है गुज़श्ता इलेक्शन से अब तक, जिससे रिकनेक्ट करना है नवाज शरीफ साहब ने। तो ये 42 दिन में किस तरीके से ये करेंगे, कोई बताएं कि क्या चल रहा है नून लीग में? जी पहले तो मैं आज बड़ा जो पाक फ़ौज की तरफ से एक एलामिया आया है, बड़ा खुशाइंद है। हम सबको वेलकम करना चाहिए कि इलेक्शन टाइम पे होगा और अपना पाक फ़ौज जो है हर सहूलत फराहम करेगी। तो थोड़ा बहुत कुछ बहाम था, शुबा शुबात इधर ख़त्म हो जानी चाहिए, तब इलेक्शन होने जा रहा है और पाक फ़ौज की मुआवनत और मदद का भी उन्होंने यकीन दहानी करी है। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि नवाज शरीफ साहब की एक्टिविटीज़ कहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। एक पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो है ये मेरे ख्याल 2 दिसंबर स्टार्ट हुआ है, तो आज 28 हो गए, 20 दिन तो हो गए हैं कि वो इस बोर्ड में बैठे हुए हैं। 26 दिन हो गए हैं, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। 2018 में नून लीग का कोई इतना बड़ा पार्लिमानी बोर्ड नहीं चला था, 2013 में ऐसा नहीं हुआ था, 2008 में ऐसा हमें नहीं याद कि जो कायद नून लीग है वो बैठे हुए हैं 26 दिन तक और एक प्रोसेस चल रहा है। क्या सर आपके लिए ये खबर है कि आज मेरा लास्ट डे था पार्लिमानी बोर्ड का, आज कल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ के जलसों का शेड्यूल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। KPK से जो स्टार्ट होगा, कराची और KPK उनकी तवज्जो होगी, बलूचिस्तान को विज़िट वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में नवाज शरीफ साहब कैंपेन पे चल निकलेंगे। उन्हें अपनी सूबाई क़यादतों को, सूबे की जो तंजीमें, उनको कह दिया है कि आप अपने सूबों में ये बड़े मकामात हैं या जहाँ पे टफ़ कंपटीशन है वहाँ पे जलसों का जो है शेड्यूल बना के मुझे दें। तो ये जनवरी के फर्स्ट वीक में ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो 859 हलकों का तो PTI कह रही है कि हम कैंडिडेट देने जा रहे हैं 859 में से 700 में, और तो नून लीग जो है वो दावेदार है कि हम 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, फिर वो थोड़ा सा नीचे होके आ गई है अब सिंपल मेजॉरिटी तक। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी वाली तो कोई ऐसी कहानी नहीं है। जहाँ तक आपको भी पता है, सब लोग जानते हैं कि सिंध में भी जो है, सिंध के सूबे में कितने हल्के हैं, वहाँ पे उनके पास कैंडिडेट PMLN के पास नहीं है। मैक्सिमम PMLN के पास जो कैंडिडेट होंगे 5-6 होंगे महीने के। बलूचिस्तान में भी मैक्सिमम जो है 20 सीटें हैं, तो 20 में से कुछ 6 सीटें 4 सीटों पे उनके कैंडिडेट होंगे। और KPK में भी यही पोजीशन है। इस तरह से कोई नहीं है कि उनके 2/3 मेजॉरिटी वाली पोजीशन बिल्कुल कोई नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी वाली बात भी उनका दावा हो सकता है। हालात जो नज़र आते हैं उसमें जो है वो इतना बड़ा कोई मार्जिन से नहीं जीतने जा रहे। हालात को मुस्लिम लीग नून के हक़ में नहीं है। तो फिर एक ऐसे वक्त में तारिक भाई ये भी बताएं, फिर ऐसे वक्त में एक ऐसी जमात जो साल हर साल से मेरे ख्याल है सबसे इस वक्त जो सीनियर तजुर्बाकार लीडर है वो नवाज शरीफ साहब हैं, उनसे ज़्यादा एज ग्रुप का जितने अरसे से वो सियासत कर रहे हैं, इतना लंबा तजुर्बा किसी और का नहीं है। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, 2-3 दर्जन उसमें रहनुमा रखे थे जिन्होंने मंशूर बनाना था, और आज उन्होंने कहा है कि अवाम जो है वो मंशूर की तैयारी के लिए तजावीज़ दे। अब मंशूर की तैयारी के लिए आवाम से तजवीज़ लेना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 42 दिन पहले अगर आप तजावीज़ लेंगे, कब उनको कंपाइल करेंगे, कब उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, कब उन लोगों के पास जाएंगे कि ये वो काम है जो करेंगे हम? जी, मैनिफेस्टो कमेटी जो इरफान सिद्दीकी साहब उसको हेड करते हैं, आप ठीक है, 42 दिन हो गए हैं कि उसको कमेटी के कायम हुए, लेकिन इस 42 दिनों में उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। इवन के मीडिया के लोगों को बुलाया था, उसमें मैं भी शामिल था, वकला को बुलाया, लेबर विंग को बुलाया, तमाम स्टेक होल्डर सोसाइटी के सबको बुलाया है। मैनिफेस्टो लेट हो चुका है, यकीनन इसको बहुत जल्द आ जाना चाहिए ताकि वो अपना पैगाम लेके चलें। लेकिन आपस की बात यह है कि इस पाकिस्तान में मैनिफेस्टो के ऊपर वोट देता कौन है? किस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो के ऊपर जो है मंशूर कौन लेके आया अभी तक? किसी जिसके ऊपर वोट देना है। वोट का ट्रेंड और होता है, इलेक्शन की डायनामिक्स और होती हैं। कितने लोग हैं जो मैनिफेस्टो पढ़ के, मुझे बताएं, देहात के इलाके में 70-60% जो देहात है वहाँ कौन लोग मैनिफेस्टो पढ़ के वोट देता है? PMLN का क्या है, पीपल्स पार्टी क्या है, PTI क्या देगी?
अभी देखिए आप पीटीआई बड़ी पार्टी है, अभी तक उनका भी तो कोई क्या उन्होंने क्या बताया कि हम इलेक्शन जीतने के बाद क्या देंगे, क्या करेंगे, कोई ऐसा तो वो तो मेरा ख्याल है 2022 से जलसे कर रहे थे तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें कह गई थी, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ये सामने नहीं आया। खोखर साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो प्ली ली है बैरिस्टर शुएब शाहीन ने कि 700 टिकट्स हमने जारी करने हैं और मशवरा करना है खान साहब से, और क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बैरिस्टर जो गौहर साहब हैं वो बहाल हो गए हैं पार्टी चेयरमैन के तौर पे, तो वो जाएंगे कागजात लाने ले जाने की, इसकी इजाज़त मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? इनफ लीगल ग्राउंड्स आपके ख्याल में हैं इसके लिए? देखिए, एक तो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन हुआ था 2 दिसंबर 2023 का, उसके मुतालिक ना कोई फाइंडिंग दी है ना वर्डिक्ट दी है, और वो अभी तक मामला जो है वो पेंडिंग है, और वो भी मामला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है। और उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 210(3) के मुताबिक एक सर्टिफिकेट देना था वो नहीं दिया, उसको लेके वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गए हैं। तो इस वक्त पीटीआई का जो इलेक्शन का रिकॉर्ड है या इलेक्शन लॉज के मुताबिक जो है उनका इलेक्शन है उसे ना हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और ना ही उसके अगेंस्ट जो है वो इंटरम रिलीफ दी है। हाँ, सिर्फ इतना उन्होंने कहा है कि जो प्रोसेस है उसको हम देखेंगे, और उसके लिए उन्होंने 9 जनवरी की डेट रखी है, और उस डेट के अंदर जो है वो देखा जाएगा कि क्या उनका प्रोसेस ठीक था या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो डिस्क्रिशन थी वो उन्होंने सही एक्सरसाइज की है या नहीं की है, वो पेशावर हाई कोर्ट फैसला करेगा। अब दूसरा, जहाँ तक बात आपने की है उसके अंदर डेफिनेटली अगर कोई भी शख्स चाहे कि मैं किसी शख्स से और वो उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो और उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिलना चाहे तो जनरली कोर्ट्स अलाउ करती हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसी लीगल बात नहीं है कि कोर्ट्स ये कहें कि जी आप बतौर सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के ही जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते। वो अदालत को इजाज़त देनी चाहिए, जो भी अदालत की परमिशन जो हो उस प्रोसेस के अंदर को आए। और दूसरा ये है कि अंदर जो शख्स बैठा होता है जनरली जो है वो परमिशन जो है उसके अंदर उसकी भी कॉन्फ्रेंस आती है, चूँकि वो भी अपना देता है कि कौन मुझे मिलना चाहे या कौन किन से मैं नहीं मिल सकता। तो अगर अंदर से भी कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद अदालत भी अगर इसकी देती है और ये जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाने देना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, और उस मीटिंग के अंदर जो भी बातें इनकी हों वो उसके मुताबिक चले, चूँकि ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के तौर पे हैं और उनके पॉलिटिकल तो बल्ले का निशान इसका तस्करा किया आपने, ये आपको लगता है कि जो फैसला है जब डीबी में जाएगा ये सारा मामला, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें 175 की लिस्ट लगाई है इलेक्शन कमीशन ने, उन सब के जो इलेक्शंस हैं इंट्रा पार्टी उनके ऊपर सवालात तो ज़ाहिर है कि कोई भी उठा सकता है। ये इनफ ग्राउंड्स हैं ख़ास तौर पे कि 13 सितंबर को फ़ैसला महफूज किया और 23 नवंबर को फ़ैसला सुनाया इलेक्शन कमीशन ने और 20 दिन का वक्त दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें कोई मैला फाइडी इंटेंशन है। देखिए इस समय मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर ये सारे आप केसेस को ओवरऑल स्ट्रैटेजी के तौर पे देखा जाए तो एक हर केस का एक पॉलिटिकल नैरेटिव होता है और एक उसका लीगल स्ट्रैटेजी होती है। अगर इस केस के अंदर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो लीगल स्ट्रैटेजी से ऊपर जा रही है। अब उसके अंदर आप देखेंगे 2021 से ये मामला चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि इंट्रा पार्टी का जो है वो एक आपने पेपर्स जमा करवाने हैं और पार्टी हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 5 ईयर्स जो है वो इलेक्शन करवाए गए, और सेक्शन 210(1) और 2 के मुताबिक रिक्वायरमेंट है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उसके साथ फॉरेन फंडिंग जो है वो आप नहीं लेते। अब उसके बाद आप देखें कि ये 2022 में गया, शो कॉज नोटिस आए, फिर उसके बाद 2023 के अंदर ये मामला चल रहा है। तो ये किसी न किसी स्टेज के ऊपर इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इतना अनप्रेसिडेंटेड कभी भी नहीं रहा कि इसकी पॉलिटिकल पार्टी का जो इलेक्शन है वो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ हो। और अभी भी आप देखें कि इलेक्शन तो नहीं हुआ, अभी भी ये है कि नॉमिनेशंस आई हैं जिस तरह दूसरी पार्टीज करती हैं, उन नॉमिनेशंस के अगेंस्ट को खड़ा नहीं हुआ। जब खड़ा नहीं हुआ तो आपने एक लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे इस चीज़ के अंदर आई है वो ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल बात ठीक है कि इतनी देर फैसला रिजर्व नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने 20 दिन की रिक्वायरमेंट्स दी थी और 20 दिन की रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे कंसीड नहीं करना चाहिए था। अब पीटीआई ने 3 चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कंसीड की हैं, और यही वो एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर जो मेला फायदे वाली बात है वो बाद में रह जाएगी कि अगर एज ए पार्टी आप ये समझते हैं कि हमने ये गलती की है, और उसके अंदर उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वो उन्होंने कहा है कि गलत हुई है चूँकि टाइम थोड़ा था। फिर उमर अयूब की सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटमेंट उन्होंने कहा है कि गलत हुई है चूँकि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक। और तीसरा, अभी भी इलेक्शन कमिश्नर जो है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक एक और साहब है और उनको रिमूव नहीं किया गया।
अब ये सारी चीज़ें आप कह के मान भी जाए, और आपने उस प्रोसीडिंग्स को शायद देखा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और यही वो बुनियाद बनी है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर किया है। अब क्या जो मेलाफाइडे आप कहें कि सिर्फ उनका रखना जो है वो एक चीज़ जो है वो बड़ी साबित हो सकती है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो कभी भी डायरेक्टली पीटीआई का जो 2 दिसंबर का इलेक्शन है उसे वैलिड नहीं करेगा। वो कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं कहेगा कि 10/3 का जो सर्टिफिकेट है वो आप बिल्कुल जो है वो अभी जारी करें, चूँकि इनका 10/1 या 210(1) या 2 का प्रोसेस पूरा है। मामला फिर जो है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया जाएगा कि आप इन्हें देखें जी, और या ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा और वहाँ पर भी आप ये देखिएगा कि ये बात इंटरम तक जाएगी, फाइनल इस चीज़ पे फैसला नहीं आएगा। क्योंकि जितनी देर तक ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान होता है, इसके अंदर कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर इंटरवीन नहीं करती। अब एक चीज़ आई हुई है, ये टग ऑफ वॉर जो बनी हुई है, एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, और उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी कोई प्रोसेस ना कर सके तो उसके अंदर वाकई सीरियसली लैप्सेस हैं और उनको आइंदा के लिए एड्रेस करना जरूरी है। हाफिज साहब, आई कम बैक टू यू, क्योंकि सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कि तारिक भाई जो हैं ये वोट डालना चाहते हो कि बल्ले के निशान पे मैंने मोहर लगानी है, तो ये इनका राइट है, ये इनका राइट है कि ये अपनी पॉलिटिकल जो है वो चूजिंग उसको मेक श्योर करें 8 फरवरी को। तो इनके भी तो राइट्स जो हैं वो कहीं नहीं, मैं आपको इन्फ्रेंज हो रहे हैं। देखें ये है कि पाकिस्तान के हर शख्स का राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो उसे अच्छा लगे उसे वोट दे। ये हर एक शख्स का एक फंडामेंटल राइट है और हमारा जो आर्टिकल 17 है उसके अंदर। लेकिन उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहता हूं तो उस पॉलिटिकल पार्टी को भी चाहिए कि वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने वोटर्स को डिसअपॉइंट ना करे कि हमारे किसी लीगल टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है हमारा वोटर इस प्रोसेस से बाहर हो जाए। तो ये साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो मामला है सब, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, इसको बहुत पहले रिजॉल्व कर देना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद इसलिए रिजॉल्व नहीं आया क्योंकि पीटीआई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह इस मुल्क के अंदर नॉमिनेशंस को अच्छा नहीं समझती कि जी यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए, पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। यही वो एक बुनियाद थी जिसके अंदर जो था वो इनका इलेक्शन नहीं हो रहा था या उस तरफ जा नहीं रहे थे। बट अल्टीमेटली वही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस मुल्क के अंदर नॉमिनेशंस बेस करती हैं, अल्टीमेटली पीटीआई उस तरफ गई है, लेकिन उस तरफ जाते हुए भी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया और जिसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कंसीड किया। सही। हाफिज साहब, वेलकम बैक टू यू। बैरिस्टर साहब, ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आप क्योंकि उस कमेटी में भी थे जो आपके टिकट्स जो है वो फाइनलाइज कर रही थी पंजाब में, उनका जो फैसला है लाहौर से इलेक्शन लड़ने का, लियारी का मैदान छोड़ा, उनके लिए 2 ऐसे हलके हैं मजबूत हलके, कंबर शहदाद कोट और लाड़काना, जहाँ से वो बासानी सीट निकाल लेंगे। ये लाहौर का इलेक्शन वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में रिवाइव करने वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं, या नून लीग के ख़िलाफ़ आप समझते हैं कि अब पीपल्स पार्टी ने सियासत जो है वो अब बहुत कर ली, दोस्ती बहुत कर ली, मुफाहमत बहुत कर ली, नाउ इज़ द टाइम कि बिलावल की पॉलिसी चलेगी और वो एंटी नवाज शरीफ होगी? देखिए, हमारी पॉलिटिक्स कभी भी एंटी फना और एंटी फला नहीं रही। हमारी पॉलिटिक्स प्रो पीपल होती है, यही हमारा मंशूर है और 57-58 साल हमारे इस चीज के गवाह हैं। अब जो हमारे प्रोग्राम की एंटी होता है वो फिर एंटी होता है, इस पे हम किसी एक फर्द के खिलाफ तो लड़े नहीं, हम फिलोसफी के साथ हैं और आइडियोलॉजी के साथ हैं। हम कोई ये छोटी छोटी बातें नहीं करते फला बंदा। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई फर्द हमारे साथ हद तक ज्यादती भी कर दे तो हमारी फिलोसफी के तहत जब उस पर बुरा वक्त आता है तो हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तो हम कोई फर्द के साथ ना मोहब्बत और ना नफरत के किसी रिश्ते के अंदर बंधे हुए हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ बंधे हैं और उसी से आगे बढ़ते हैं। आपने जो बात की चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इलेक्शन लड़ना लाहौर में, देखिए महफूज सीट उनकी लाड़काना की उनकी खानदानी सीट है, एक रिवायत है। भुट्टो साहब वहां से लड़ते रहे, मोहतरमा शहीद वहां से लड़ती रही है, बिलावल साहब वहां से कॉन्टेस्ट करते हैं और वहां से जीतते हैं, वो उनकी सीट है। लियारी पे वो इसलिए नहीं कि इस दफा मौका दे रहे हैं कि जो लियारी के उधर से पहले रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग मौजूद हों। और चेयरमैन साहब ने खुद इस पे कहा कि पंजाब से और लाहौर से, क्योंकि तख्ते लाहौर से दोनों वजीर आजम थे, तो लाहौर से वो चाह रहे थे कि जो मुश्किल का तनका है, जो आप समझते हैं कि हमारा कैंडिडेट या हमारे लिए मुश्किल होगा,
मुझे वो हल्का दें, मैं वहां से लड़ूंगा। तो ये चेयरमैन साहब की फरमाइश के ऊपर, उनके कहने के ऊपर, हिदायत के ऊपर, ये हमने यहाँ से लाहौर से वो NA 127 से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और ये इस हल्के के अंदर वो एक आवाज लेके आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करेंगे, और दोबारा ये एक तरह से रिवाइवल है कि भुट्टो साहब यहाँ से लाहौर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद करती थी। अब चेयरमैन बिलावल साहब पहली दफा लाहौर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि लाहौर वो शहर है जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, और हम वो पाकिस्तान, पंजाब की, लाहौर की और पाकिस्तान की वफाक की जमात है। तो चेयरमैन साहब ने खुद मुश्किल हल्का मांगा है। महफूज सीटों से तो लोग 10-10 से लड़ लेते हैं, तो उन्होंने अपनी एक सीट जो उनकी रिवायती है, खानदानी सीट है, या जहां पे उन्होंने काम किया है लोगों के दरमियान, एक उन्होंने मुश्किल हल्का लिया है, और ज्यादा सीटों पे नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक फर्द ही 10-10 सीटों पे लड़ता फिरे। पीछे तो आपने एक ऐसा इलेक्शन भी देखा कि एक शख्स ने पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाया, इदारे का मजाक उड़ाया, कि वो हर सीट पे खुद ही खड़ा हो जाता था, और लाखों अरबों रुपया लग गया रियासत का, फिर वो उधर से इस्तीफा देता था, फिर सीटों पे खड़ा हो जाता था, और किसी ने उसके गिरेबान तक हाथ नहीं किया। आप जैसे लोगों ने भी सवाल नहीं किया कि एक शख्स की, नहीं, बिल्कुल सवाल किया कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए कैसे कैसे ये किया जा सकता है कि एक इलाके को नुमाइंदगी से महरूम नहीं है के इलाके। ये कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है कि मैं अरबों रुपए रियासत के लगवा दूं? हाँ, यही सवाल था हमारा यही सवाल था कि मैं हर सीट पे इलेक्शन लड़ूं, फिर इसके बाद फिर लड़ूं। ये कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? इसका मतलब है हमने इसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को क्वेश्चन किया था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मुझे बात तो करने दें। यही वो फंशियस माइंडसेट है जिसके खिलाफ हम हैं, कि ये कोई तरीका नहीं कि एक फर्द वाहिद है, वही चलाएगा, वही हर सीट पे लड़ेगा, वो होगा तो पार्टी होगी, वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगी। हमने तो भुट्टो साहब के बगैर भी जमात चला के दिखाई है। भुट्टो साहब जेल में गए 77 में, उन्होंने शेख रशीद साहब को फौरी तौर पे चेयरमैन नॉमिनेट किया, और उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो को। इसी तरह मोहतरमा को जब इन्होंने बाहर रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने मखदूम अमीन फहीम को प्रेसिडेंट बनाया पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का। तो कोई भी फर्द लाजिम और नागुज़ीर नहीं होता सियासी जमातों के अंदर और सियासी तहरीकों के अंदर। तो इसलिए चेयरमैन साहब जो लाहौर में आ रहे हैं, ये लाहौर के लिए एक पैगाम है उस तख्ते लाहौर बनाने वालों के लिए, कि लाहौर दानिश्वरों का शहर है, मजदूरों का शहर है, ये मेहनत कशों का शहर है, और ये बेदार ज़हनों का शहर है, और पाकिस्तान की बुनियाद यहाँ पे रखी गई है। वहां पे हम आगे सवाल कर रहे हैं कि क्या ये लाडलों का शहर है या अवाम के लाडलों का शहर है? एक वो लाडला जिसे जनरल हमीद गुल ने गोद में बिठा के सियासत सिखाई, और एक वो लाडला जिसे शुजा पाशा ने और फैज हमीद ने इक़्तिदार दिलवाया। अब लाडलों का नहीं चलेगा, अवाम के लाडले चलेंगे। सही। बैरिस्टर साहब मुझे ब्रेक लेनी है, मैं वापस आके आप ही क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उसकी जो इस वक्त पॉलिटिकल मैनूवरिंग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनआंसर्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये बताइएगा, जो बिलावल साहब ने आज कहा है कि चौथी मरतबा हम नहीं चाहते कि किसी को मुसल्लत किया जाए, इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि आप लोग हुकूमत बनाएं। अब वो हुकूमत बनाने के लिए एक तो आपने ऑप्शन बता दिया कि हो सकता है कि मियाँ साहब हमारी हुकूमत में, हमारी काबीना में, बिलावल की काबीना में या जरदारी साहब की काबीना में वज़ीर हों। एक टर्म आपकी पार्टी ने ही इंट्रोड्यूस की थी, गुड पीटीआई और बैड पीटीआई। तो क्या ये ऑप्शन भी है कि जिसको आप गुड पीटीआई कहते हैं उसके साथ मिलकर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए? हम इट्स प्योरली अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट इज दैट ऑप्शन ऑन द टेबल? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी अवाम के दरमियान हमने जाना है, हम कोई दावा नहीं कर रहे। हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि इलेक्शन से कबल वो अवाम में जाए और ये रखे दावा कि हम हुकूमत बनाना चाहते हैं, अपना मंशूर रखे, हम जमहूरी तरीका कार इख्तियार करें। हमें तो किसी तरफ से कोई इशारा नहीं है कि हम कहते फिरें और अब जोड़ तोड़ में लग जाए। हम तो अवाम के दरमियान है, तो उसमें हम पीपल्स पार्टी रख रही है, और पीपल्स पार्टी के पास बहुत सी चीजें, जब भी मुश्किल वक्त आया है, मुल्क पे बहरान आया है,
जब पाकिस्तान टूटा तब भी पीपल्स पार्टी को मुल्क दिया और हमने इसे यकजा किया। जनरल ज़िया की आमरीयत के बाद पाकिस्तान को, जनरल याहिया के बाद, जनरल ज़िया की आमरीयत के बाद मुल्क मिला, हमने इसे संभाला। फिर जनरल मुशर्रफ की आमरीयत के बाद जब मुल्क जल रहा था, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, धमाके, उस वक्त भी हमने संभाला और मुफाहमत के साथ आगे बढ़ा। तो जब भी मुल्क मुश्किल हालात में हुआ है, पीपल्स पार्टी को मिला और पीपल्स पार्टी ने इसे बेहतर किया। हम वही अपनी परफॉर्मेंस, अपनी लेगेसी, अपना प्रोग्राम लेके आवाम के दरमियान जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि फलां को देखिए, अब फलां को थोड़ा सा ये भी तो देखना चाहिए कि क्या एक बंदा नागुज़ीर होता है वही बार बार आता जाए, बार बार आता जाए, वही घिसा पिटा प्रोग्राम? क्या 80s वाली क़यादत पाकिस्तान को 2023 में भी चलेगी? अब बस भी करना चाहिए ना, हमें खुद भी इंसान को किसी वक्त सोच लेना चाहिए। और अब मैं नहीं कहता, ना हमें जरूरत है ये कहने की कि बिलावल साहब की कैबिनेट में मियां नवाज शरीफ होंगे। जैसे मियां शहबाज शरीफ की कैबिनेट में यूसुफ रजा गिलानी वजीर नहीं थे या राजा परवेज अशरफ वजीर नहीं थे, साबिक वजीर आजम का एक प्रोटोकॉल होता है। तो हम तो ये भी कहते हैं कि कहीं पे बंदे को वो हो भी जाना चाहिए, कोई रज भी जाना चाहिए किसी चीज से। कितनी देर तक है कि आप अपने आप को पेश करते रहे, हर वक्त एक ओहदे के लिए पेश करते रहे? ये अब पाकिस्तान बदल चुका है, 70% नौजवान है। मियाँ साहब जब मुश्किल वक्त आता है बाहर चले जाते हैं, जब हुकूमत का वक्त आता है मुल्क में आ जाते हैं, इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, और जब जेल होता है तो फिर ये बाहर डील करके चले जाते हैं। अब मियाँ साहब चाहिए, और कोई ऐसा शख्स, आखिरी बात मैं करूंगा, कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान नहीं होना चाहिए जो कहे कि मैं मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल संवारूंगा और उसके अपने बेटों का पासपोर्ट पाकिस्तान का ना हो, वो गैर मुल्की शहरियत रखता हो, भले वो मियाँ साहब के दोनों बेटे हों या इमरान खान के दोनों बेटे या बेटी हो। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा फर्द जो अपने बच्चों को पाकिस्तान की शहरियत नहीं दिलवाता। ठीक है बैरिस्टर साहब, लोगों का आगे फ्यूचर की बात करें। ठीक है बैरिस्टर साहब, मेरे साथ भी रहें। हाफिज साहब ये बताइएगा, ऑप्टिक्स हमारे सामने है, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आ गया, इलेक्शंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी बल्कि अज़्म मुसम्मम के साथ नज़र आती है कि इलेक्शन होना है। इन ऑप्टिक्स के साथ तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान रहता है भी, तो भी जो कागजात नामजदगी छीनने के हवाले से वाक़यात हैं, जो पंजाब के प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर का ख़त है, दीगर आरओज़ के, फिर वीडियो एविडेंस आ रहा है, फिर जो कुछ हो रहा है, इसके नतीजे में अब यानी फिर आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? 8 फरवरी के बाद भी अगर ये अदम इस्तेहकाम रहना है, एहतजाज चलना है, इस मुल्क को आखिरकार किसी डगर पे चलना है, क्या उसकी बुनियाद पड़ रही है? आपको लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस चीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर हर दौर के अंदर इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद हमेशा ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं। चाहे आप 1970 का इंतखाब देख लें, चाहे 1977 का इंतखाब देख लें, 1988 देख लें, 90, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018, कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शन प्रोसेस को ना क्रेडिबल होने देती हैं, ना क्रेडिबल मानती हैं, ना जीतता है उसे मानती हैं, और जो हारता है वो इस तगोदो के अंदर चल पड़ता है कि मैं किस तरह दोबारा पॉलिटिक्स के अंदर आके और दोबारा सड़कों पे आके तो मैं जाके तो दोबारा पावर के अंदर लूँ। और ये एक सिलसिला जिसका बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपका सोशल है, गवर्नेंस है, हेल्थ, सबको उसका नुकसान आया। अब स्पेसिफिक इस चीज़ के अंदर बात करें, 26,000 से ज़्यादा जो है वो आपके मुल्क के अंदर नॉमिनेशंस पेपर्स जो हैं वो जमा हुए हैं, और उसके अंदर देखें कि आपको ये जो शिकायत है ये पंजाब उधर से KPK से या बलूचिस्तान या कराची से नहीं आई, सिंध से नहीं आई, सिर्फ पंजाब की हद तक ही है। और अगर ये पंजाब की तरफ आई है तो ये नहीं आनी चाहिए थी। पाकिस्तान के हर शख्स को इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आना चाहिए, उसे हिस्सा लेना देना चाहिए और अवाम को फैसला करना चाहिए कि उसका क्या है। अब ये चंद जो वाक़यात आए हैं, जिनकी वीडियोज़ आई हैं, उससे हुआ क्या है कि आपका एक जो पूरा प्रोसेस था, उस प्रोसेस के अंदर लोग अब बात करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जाते हैं कि इतनी अमाउंट लगाने का, इतनी चीज़ करने का क्या फ़ायदा है। और अल्टीमेटली अगर हम इलेक्शन के अंदर भी चले भी जाते हैं तो यही वो हमारी चीज़ें हैं जो हमारे 8 फरवरी के प्रोसेस को जो है वो इनक्रेडिबल की तरफ लेके जाएंगे और कहेंगे हम तो पहले भी कहते थे कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। तो इस तरह का नहीं आना चाहिए, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रॉम्प्ट जो है एक्शन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पिछले 1.25 साल से जो है जिस तरह इनएक्टिव है, या उनकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो नेग्लिजेंस है वो नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जो है
वो इलेक्शन प्रोसेस ही एक ऐसा होता है कि जिससे आप स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन ठीक, चाह रहे होते पाकिस्तान हैं, को- और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जी। ये है कि सारे स्टेप्स लेके हम इस जो इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं, चाहे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, और फिर हम इस मुल्क के हालात की बेहतरी की तरफ काम करें मिलकर, बिल्कुल। चाहे इकोनॉमी है, गवर्नेंस है, पुलिस है, जस्टिस है। ये वो आम आदमी के इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना इस मुल्क के अंदर अब बहुत जरूरी हो सही। गया है। 76 साल से हमने लोगों के साथ जो बहुत है, ज्यादती वक्त की की है। किल्लत है, वक्त की किल्लत है। तारिक अजीज साहब मुझे ये बताइएगा जरा क्विकली, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने कहा कि महफूज हल्के लोग ढूंढते हैं। बिलावल ने जाके लाहौर में चैलेंज किया है और लाहौर में बड़ा मार्का जो है वो सजने वाला है। मियाँ साहब लाहौर से निकले, वो मानसहरा, मरियम बीबी लाहौर से निकली, सरगोदा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कसूर। तो नून लीग बाकायदा वाकई ये अब तासुर है कि वो महफूज हल्के ढूंढ रहे हैं। लाहौर उनके लिए क्या इतना अनप्रडिक्टेबल हो गया, वो श्योर नहीं है कि लाहौर से जीतेंगे? जी, इसके दो दो पहलू हो सकते हैं। एक तो वो है नवाज शरीफ साहब जो है नेशनल लीडर हैं, तो उनकी हमेशा होती है कि दो सूबों से, दो मुख्तलिफ सूबों से अगर जीत के हैं तो एक किसी भी, बिलावल साहब भी यही चाह रहे हैं कि वो दो सूबों से हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब देखिए DI खां से भी हैं, और वो पशीन से भी, बलूचिस्तान से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी यकीनन हर बंदे को ये होता है, कैंडिडेट को होता है, जो पार्टी हेड्स हैं वो अपने महफूज तरीन हल्के देखते हैं कहाँ उनकी जीत का मतलब यकीनी हो सकती है। तो इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि लाहौर मुस्लिम लीग नून के लिए उस तरह से पहले वाला नहीं है उसकी। तो अब वो जो है अपना शहबाज साहब कसूर में मानसरा से हैं, और लाड़काना जो है बिलावल के लिए महफूज नहीं है। बैरिस्टर साहब को बेहतर पता होगा, तो पिछला इलेक्शन भी उन्हें बड़े कम मार्जिन से जीता था। लाड़काना भी उनके लिए कोई महफूज हल्का नहीं है, वो भी इससे लाहौर हैं। लाहौर आने का मकसद उनकी कुछ जीतने का, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पोजिशन हो। मकसद है पीपल्स पार्टी को एक पैगाम देने, पंजाब के लोगों के पैगाम देने। पीपल्स पार्टी की जो है वो बहाली है पंजाब में, इसका ये मकसद हो सकता है। इसके अलावा और तो कुछ सही। नहीं। वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। हाफिज़ एहसान खोकर साहब, तारिक अजीज़ साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, अहमद वैस साहब, आपका बहुत बहुत। एक बात तय है, 42 दिन बाद इंतखाबात हैं। पाकिस्तान को सिर्फ इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है। जो गुज़श्ता 2 साल में जो कुछ हो चुका है, पाकिस्तान को ऐसे इलेक्शन की ज़रूरत है जिसकी साख हो, जिसको कौमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई माने। पाकिस्तान को ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो मजबूत हुकूमत हो, ऐसी लीडर की, ऐसे वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत है जो इस मसाइल से जकड़े हुए पाकिस्तान को आज़ाद करवा सके। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।